मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। डोंट वॉच दिस वीडियो इफ़ यू आर ANM, GNM, फ्रेशर BSc नर्सिंग, आप सैलरी अर्न करना चाहते हैं, ऑनरेरियम नहीं। आप प्लान कर रहे हैं लेवल 7 पे का, नॉट रजिस्टर्ड विद UPSNC, यू डोंट वांट कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, वीडियो स्किप कर सकते हैं। या सबसे अच्छी बात है, आप इस नोटिफिकेशन खुद पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो को स्किप करिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉर्थ सच BRNYS। लेट्स मेक इट ईजी। वैकेंसी आई है NHM PHN ट्यूटर 190 CP कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट। वीडियो 2 पार्ट में होगी, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड पार्ट 2 में कमेंट सेक्शन। पार्ट 1 इज़ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। वैकेंसी PHN ट्यूटर की डेट है 06/07/2022। एडवर्टीजमेंट नंबर है 623/SPMU/HR/अपॉइंटमेंट/2022/23/2257 देखना ज़रूरी है। सबसे पहले NHM का फुल फॉर्म होता है नेशनल हेल्थ मिशन। बहुत से लोगों को RN का फुल फॉर्म नहीं पता होता, सो आई थिंक NHM का फुल फॉर्म होना ज़रूरी है। लॉन्च हुआ है 2005 में, जिसका मोटो है यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर। टोटल वैकेंसीज़ हैं 190 कॉन्ट्रेक्चुअल PHN ट्यूटर। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है 6/7/2022 2 बजे दोपहर। क्लोजर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 20/7/2022। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जितनी जल्दी फॉर्म भर सकते हैं आप फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए विच डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 11th जुलाई एवरी ईयर इन इंडिया। नोट में काफ़ी पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट रिलेवेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सब अपलोड कर देने हैं। कैंडिडेट को जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाने हैं वो 1/4/2022 से पुराने ना हो, मतलब कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के नहीं होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है एज़ यूजुअल OBC सर्टिफिकेट जो है नॉन क्रीमी ईयर का वैलिड होगा। टाइमली छात्रों को फॉर्म भरने की सलाह दी गई है यहाँ पर। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मांगा है BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, 3 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन लेबर रूम या MCH वार्ड में। MSc नर्सिंग मांगा हुआ या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस इन लेबर एंड MCH वार्ड में। क्वालिफ़िकेशन सैलरी के हिसाब से कहीं ज़्यादा है, जिस पर हम कमेंट सेक्शन में बात करेंगे। दूसरी शर्त है इनकी रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ फ्रॉम UP स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तीसरी शर्त है लेस देन 40 ईयर एज ऑन 1 जुलाई 2022। सिलेक्शन आपका 1:3 कैंडिडेट में किया जाएगा, मतलब 1 वैकेंसी के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट बुलाएंगे जाएंगे। 190 पोस्ट है, मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 570 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा। उनमें से ही अपने हिसाब से जो इनके स्कोर मैट्रिक्स बनाई जाएगी उसकी चिंता नहीं करनी है, बस आपके डॉक्यूमेंट अच्छे से अपलोड होने चाहिए, यू विल बी सिलेक्टेड। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, जो बाकी फॉर्म में आप भरते हैं वही सेम इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ नया नहीं यहाँ पर। रिजर्वेशन केवल UP स्टेट के कैंडिडेट क्लेम कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में बताया कि ये जॉब प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, बट ये रिन्यूअल का प्रावधान है इसमें, अगर आपकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस मिलती है। तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि कैंडिडेट को किसी भी वक्त पार किया जा सकता है रिक्रूटमेंट की किसी भी स्टेज पर। चौथे पॉइंट में कह रहे हैं इनकम्प्लीट यदि आप डिटेल्स सेंड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पाँचवें पॉइंट में कह रहे हैं जितने भी स्टार मार्क डाटाज भरने हैं वो मैंडेटरी हैं। आगे की इंस्ट्रक्शंस पर छात्र ध्यान दें। एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद कोई करेक्शन एक्सेप्ट नहीं होगा। कैंडिडेट यदि एक से ज़्यादा फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि फ्री है तो एक से ज़्यादा भर सकते हो आप, लेकिन फॉर्म आपका वही है मान्य होगा जो आपने सबसे आखिरी में लेटेस्ट भरा हुआ है। TADA आपको नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। आपका रिज़ल्ट जो बनेगा, मेरिट बनेगी, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बनेगी। उसी के आधार पर प्लस आपकी प्रेफरेंस के आधार पर आपको डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन होगा, जिसमें एक बार एलोकेशन होने के बाद कोई बदलाव नहीं होगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन। इसमें वही सब पुरानी गाथा है, बस ध्यान देने वाली बात यह है कि परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 40% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए यदि आप PWD कैटेगरी के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं। बाकी आपके सर्टिफिकेट अप टू डेट होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए, यूपी स्टेट से होने चाहिए। रिजर्वेशन बेनिफिट्स क्लेम करने के लिए छात्र के पास यूपी स्टेट का परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के केस में कास्ट सर्टिफिकेट पितृपक्ष की तरफ से इशू हुआ होना चाहिए। एनओसी मांगी हुई है जो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या NHM के लिए ऑलरेडी करेंटली काम कर रहे हैं। एज की बात करें तो जो 1/7/2022 तक देखी जाएगी, 40 साल मैक्सिमम रखी गई है, जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मतलब कि 10वीं की मार्कशीट से कैलकुलेट की जाएगी। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो वही पुराने नियम हैं, 3 साल OBC के लिए, 5 साल SC/ST के लिए, PWD के लिए 10 साल, 13 साल, 15 साल, 10 फॉर UR, 13 फॉर OBC एंड 15 फॉर SC/ST। फ़ोटोग्राफ के लिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं। आपकी 3 महीने से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। बैकग्राउंड वाइट कलर को प्रेफरेंस दिया गया है। सिग्नेचर की बात करें तो आप सिग्नेचर करेंगे वाइट पेपर पे ब्लैक इंक के पेन से। सिग्नेचर आपके अपने होने चाहिए, किसी और के अपलोड नहीं करेंगे। सिग्नेचर जितना एरिया में है उतना ही एरिया अपलोड करेंगे बजाय कि पूरे पेज के। और रिलेवेंट सर्टिफिकेट आप अपने अपलोड करेंगे। इस नोट में भी बहुत सी बातें सब रिपीट की हुई हैं। ऑनलाइन फॉर्म ही एक्सेप्ट होंगे, पत्राचार का कोई सिस्टम नहीं है। आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है बाय डेट बाय प्लेस करेक्ट होने चाहिए। आपको जो है एनेक्सर 2 से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर्मेट मिल जाएगा। एनेक्सर 3 से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब NOC का फॉर्मेट मिल जाएगा। UPNHM किसी भी स्टेज पर या रिक्रूटमेंट की स्टेज पर अपनी कोई भी बदलाव कर सकते हैं, जिसके लिए आप कोई धरनेबाजी नहीं करेंगे। और यदि कोई कैंडिडेट है 2 नंबर काम करता है तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया में वही पुराना क्राइटेरिया को प्रायोरिटी दी गई है। ओल्डर द DOB विल बी सिलेक्टेड। यदि यहाँ भी टाई मिलता है तो दोनों के नाम देखे जाएंगे, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उससे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल A फॉर अभिषेक एंड B फॉर बच्चन, तो अभिषेक सेलेक्ट हो जाएगा, बच्चन रिजेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो का पार्ट 1 अच्छे समझ में आया होगा और आपको फॉर्म अप्लाई करने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या बारी है पार्ट 2 कमेंट सेक्शन, माय फेवरेट सेक्शन, जिसमें हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन की पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले आते हैं, इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है BSc नर्सिंग विद 3rd ईयर एक्सपीरियंस एंड MSc नर्सिंग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन लेबर रूम या MCH वार्ड में। तो BSc नर्सिंग अगर मैं बात करूँ तो ये सैलरी लेते हैं लेवल 7 पेपर, और मैं MSc नर्सिंग की बात करूँ तो इनकी सैलरी बनती है लेवल 10 पर। और ये लोग ऑफ़र क्या कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं 35K। इज़ इट रीज़नेबल? दूसरा ये एक्सपीरियंस होने के बाद भी ये सैलरी ओनली 35K, ये कहीं से भी रीज़नेबल नहीं है भाई। इससे अच्छा तो है ना कि ये दैट इज़ NHM एंड दैट इज़ BSc नर्सिंग and that is MSc nursing. So I don't think it need any more explanation. चलिए थोड़ा हिसाब लगाते हैं। एक तरफ ये BSc नर्सिंग, एक तरफ ये MSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग में 4 साल लगे हैं प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। MSc नर्सिंग कैंडिडेट ने 4 साल BSc करी है प्लस 2 साल MSc करी है, फिर 2 साल का एक्सपीरियंस है। सॉरी ये 3 साल है। इसको अगर मैं कैंसिल कर दूं एंड जिसको मैं देखूं तो नेट यहाँ पे आता है 3 इयर्स एंड जिसका देखूँ तो मतलब PG किया हुआ जो बंदा है वो बंदा 4 साल, ठीक है, मतलब BSc नर्सिंग से भी 1 साल एक्स्ट्रा है, ठीक है। और आप PG बंदे को 35,000 दे रहे हो, देख क्या रहे हो, सिर्फ 35,000 वर्सेस CHO गेटिंग 40,000। तो मैं
इस बात से कहना चाहता हूँ कि NHM का जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उनके दिमाग में क्या चलता है पता नहीं, लेकिन वो समर्थ नहीं है इस काम को करने के लिए। NHM के ऊपर एक सवाल है कि वो किस हिसाब से पे करते हैं, किस हिसाब से काम लेते हैं। जो लोग CHO कर रहे हैं उन्हें पता होगा उन्हें 40,000 कभी नहीं मिले, और उनकी ड्यूटीज़, उनके कैंप, उनके मेल, हेल्थ मेले न जाने कितने लगते रहते हैं, जिनका अलग से उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलता है। समझ रहे हैं? इनकी बात करूँ इनकी क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग, एक फ्रेशर BSc नर्सिंग जो है वो 70 के लेता है, और जो MSc नर्सिंग एज ए ट्यूटर ये लेवल 10 इनको पे किया जाता है। तो ये कहीं से भी रीज़नेबल नहीं है ये। तो यहाँ मैं NHM की निंदा करना चाहूँगा। ऑनरेरियम की बात करें तो ऑनरेरियम पहली बात तो इज़ नॉट सैलरी। ऑनरेरियम इज़ नॉट सैलरी, ठीक है, क्योंकि सैलरी का एक प्रॉपर पे ग्रेड होता है, ठीक है। सैलरी का कुछ आधार होता है, लेकिन ऑनरेरियम का कोई आधार नहीं होता। ये बेसलेस है, ये वेरिएबल है, ये आपका परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। आपकी परफॉर्मेंस उन्हें पसंद आई तो आपको जितना देते हैं, जितना कहा गया है, मतलब जितना तय हुआ है आपसे दोनों पार्टीज़ के बीच में, उतना मिलेगा। और यदि आपकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है तो देख लीजिए CHO लोग जानते हैं कितना उन्हें मिलता है आंगनवाड़ी। यहाँ B साई कुमार, HR लेबर लॉ एडवाइज़र, मुंबई। मुझे ये एक सोर्स मिला जो मैं आपको दिखा सकता हूँ सैलरी वर्सेस ऑनरेरियम में डिफरेंस करने के लिए। तो यहाँ से हम मोटा मोटा पहली बार देख सकते हैं कि भाई एम्प्लॉय के बेसिस पे जो ऑनरेरियम ले रहा है वो बंदा एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। दूसरी बात जो देख रहे हैं, ये एक वॉलंटरी पे किया जा रहा है। ऑनरेरियम इज़ अ वॉलंटरी पे। तीसरी बात जो हम कह रहे हैं कि जो ऑनरेरियम ले रहा है वो बंदा कोई एम्प्लॉय नहीं है, वो बंदा एक्सपर्ट नहीं है, स्किलफुल नहीं है, वो बंदा किसी भी प्रोफेशन से तो कुछ भी हो सकता है। और चौथी बात ये कह रहे हैं कि भाई जो आपका जो बेसिक पे DA HR जो है आपको ऑनरेरियम में नहीं होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये यहाँ एक न्यूज़ है, ये यहाँ एक बात करनी है EWS पे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब वक्त आ चुका है जो इसका मतलब है उसे सार्थक करने की। जितने भी आपके सेक्शन, चाहे SC हो, ST हो, ठीक है, OBC, बस एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को मैं अलग रखना चाहूँगा। बाकी इन सबको OBC SC जनरल या कोई माइनॉरिटी है, इन सबको ख़त्म किया जाए, और इन सब में से जितने भी वीक सेक्शन वाले हैं उन सबको इसमें डाला जाए। जो जनरल कैटेगरी है वहाँ से तो वीक इसमें आई गए हैं। सो दिस प्लस दिस, ये दो ही बस खाली रिजर्वेशन होने चाहिए और कोई नहीं। सो आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप मेरी बात से कितना सहमत हैं, आप अपने थॉट रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।